हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि एनडीए के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जल्द ही उसका पेपर भी आने वाला है। तो एनडीए की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हमने कुछ एक चैप्टर्स एनडीए के कर लिए थे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं एनडीए के चैप्टर्स कंटिन्यू करवा रही हूँ। और अब मेरा पूरा फोकस, क्योंकि एक बार के लिए समर वेकेशंस चल रही हैं तो +1 +2 वाले बच्चे आई थिंक मौज कर रहे हैं, तो अब हमारा टाइम है हम एनडीए के 2-4 लेक्चर्स देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनडीए की एक नई क्लास जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में वैसे बेसिकली ये चैप्टर आता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है जी? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जैसे मान लो केमिकल बॉन्ड का एक एग्जांपल समझाने के लिए सबसे अच्छी आप बात करते हैं। मेरे हाथ हैं, ये है, एक ये है। इसके अंदर हम बॉन्ड बता रहे हैं। एक तरफ तो ये टाइटली पैक्ड है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? थोड़ा सा वीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ ऐसे नाखून से टच किया हुआ है तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा क्या है? वीक है। एक तरफ से स्ट्रांगली पैक्ड, एक तरफ से ठीक ठाक, एक तरफ से वीक। तो यानी कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं केमिकल बॉन्ड। बात आती है कि केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल, जब भी कोई एटम होता है, कोई एलिमेंट होता है, जैसे जितने पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन Kl शेल के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है? होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? 4। तो यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 4 more इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो यही, यानी कि जितने की इसको ज़रूरत है, यही टर्म क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो हमने टर्म निकाल के सामने आई कंबाइनिंग कैपेसिटी। जितनी उसको ज़रूरत है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी क्या कहलाती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? हर एक दुनिया में हर एक एलिमेंट, चाहे कोई एटम फॉर्म में है, चाहे कोई आयोनिक फॉर्म में है, चाहे कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, एवरीबॉडी वांट स्टेबिलिटी। दुनिया में कोई भी है वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी तक पहुंचाने के लिए हर एक एलिमेंट को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी। टू बिकम द न्यूट्रल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, अपने आप तक, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तक पहुंचने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, मतलब उसको ज़रूरत पड़ी किसी ना किसी का साथ लेने की। जैसे आजकल चर्चा में चल रहा है ना, मोदी सरकार को मिलीजुली सरकार बनानी पड़ रही है। तो क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ गई है ना, पूरे नहीं हुए। तो ऐसे ही यहाँ पे एलिमेंट्स के एलिमेंट के केस में क्या है? वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी नहीं है, बहुमत पूरा नहीं मिला। अगर बहुमत पूरा नहीं मिला तो मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी, दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सिमिलरली एक एलिमेंट के अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए तो उसको दूसरों के साथ क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब उसको दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो इस टाइम पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है क्या करने की? बॉन्ड बनाने की और अपने आप को क्या करवाने की? स्टेबल करवाने की, वो बढ़ जाती है। देयरफॉर द नीड ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टेक प्लेस। इसीलिए केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ी। वैसे भी सहयोगिता बहुत ज़रूरी होती है। एक दूसरे की हेल्प करना ही ह्यूमन का नेचर होता है। तो यानी कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखें, मिलवर्तन का भाव रखें। शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये टर्म आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए के क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है। वैलेंसी क्या कहलाती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी। जैसे कार्बन के वैलेंस, ये क्या है? 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन
बट यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, बाई चांस यहाँ पे वैलेंसी भी कितनी आ गई, 4। जरूरी नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हमेशा 4 हो। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। डिवाइड करो, ये रहा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। बट स्टेबल होने के लिए कितनों की जरूरत है, 5 के अंदर कितना और जोड़े कि 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाए, 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। मेरी बात ध्यान रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस शेल है KL, ये वैलेंस शेल है, लास्ट की शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड स्टेबल करवाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी। डन। इसी वैलेंसी के बेस पे इसके फॉर्मूलाज भी बनाए जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको रब कर रही हूँ। उसके बाद आगे देखिए, हमने कहा केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड थ्री टाइप के, हमने कितने टाइप के करने हैं यहाँ पे, 3 टाइप के। आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ही डेटिव बॉन्ड भी कह दिया जाता है, डेटिव बॉन्ड भी इसी को कहते हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके बाद हम एक टॉपिक और करेंगे आज की ही क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टार मार्क कर लो, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दैट इज, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे एनडीए के एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे भी केमिकल बॉन्ड आता है, चाहे +1 वाले बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे 10th वाले बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो जो भी केमिस्ट्री से कुछ करना चाह रहे हैं या जिनको बोर्ड मतलब फाइनल एग्ज़ाम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री आने वाली है, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड कौन सा होता है। आयोनिक बॉन्ड कौन सा होता है भाई, आयंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयंस। ऐसा बॉन्ड, आयोनिक मतलब आयंस। आयंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड अनायन। कैटायन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अनायन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों को जो जोड़ के रखता है, ऐसा चार्ज जो दोनों को बांध के रख रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है। कैटायन और अनायन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन करके रखती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बात को स्टार मार्क कर लो। ये बात प्रीवियस ईयर एग्जाम में एग्जैक्ट पूछी गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के रखने वाला बॉन्ड कौन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है Na, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 2, 8, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप खुद बताइए कौन सा स्टेप ज़्यादा इजी है टू बिकम स्टेबल, 1 इलेक्ट्रॉन का छोड़ देना या 7 और इलेक्ट्रॉन पकड़ के आने। कौन सा स्टेप ज़्यादा इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या 7 और इलेक्ट्रॉन लेने। आपको बहुत अच्छे से पता है 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना इज़ मच ईजियर देन टू टेक 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, अरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से पकड़ के लाओगे, बशर्ते आप कहो 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा पड़ा यही ले जाओ, स्टेबल तो होते हैं। ठीक है जी, हो गया। क्लोरीन पे देखिए 7, 2, 8, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया सोडियम ने, 1 इलेक्ट्रॉन को। इस टाइम पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन अपने आप को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा मतलब कहीं ना कहीं से, और क्या बना देगा, Cl का नेगेटिव। 2, 8, 7 इसके पास थे। अब 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना,
7 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, बशर्ते एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो 287 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 288 बना देगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी हो गई बताइए जरा, यहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है 1, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चला है 1, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चला है 1। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहा है, सोडियम डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, क्लोरीन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम जब लॉस कर रहा है, क्लोरीन उसको गेन कर रहा है। अगर सोडियम लॉस ना करता तो क्लोरीन गेन कहाँ से करता, क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब वो जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भटक रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर भटक रहा है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसने क्या किया, उस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो मैंने साइन शो किया है ये कैसे किया है, कर्व्ड एरो से। ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड का जो साइन है वो कर्व्ड एरो से शो किया जाता है, स्ट्रेट एरो नहीं होगा, स्ट्रेट एरो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाता है, कर्व्ड एरो। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना, वो बॉन्ड कौन सा था, कैटायन और अनायन के बीच में बनने वाला आयोनिक बॉन्ड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी लग रही है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके चैनल को बाकी बच्चों तक पहुंचाइए। एनडीए वाले जितने भी बच्चे हैं या +1 +2 के भी जितने बच्चे हैं उनको भी आने वाली क्लासेस में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया, आयोनिक बॉन्ड। कैटायन और अनायन के बीच में बनने वाला जो फोर्स है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड से रब कर रही हूँ मैं, ये आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी यहाँ पे आने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लोअर क्लासेस में +1 में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, आयोनिक बॉन्ड पोलर होता है, पोलर इन नेचर। पोलर क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज हो। आयन है तो ऑब्वियस सी बात है पोलर होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। और बताइए इसमें और क्या क्या हो सकता है, पोलर इन नेचर हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, हार्ड इन नेचर। और कैसा बनाता है ये, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल बनते हैं इसके, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये बेसिक से उसकी प्रॉपर्टीज थी। हार्ड इन नेचर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, गुड कंडक्टर है, पोलर है, मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है। तो ये सारी बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बना था, कैटायन और अनायन के बीच में। ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम, 2 और मोर देन 2 एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, 2 एटम और मोर देन 2 एटम्स, जैसे CH4 में जरा कार्बन की तरफ देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 2 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। वैलेंसी कितनी है, 4। 1 2 3 4 डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। बना दीजिए,
बना दिया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक की और ज़रूरत थी, बना दिया। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सारे के सारे चारों के चारों हाइड्रोजन क्या हो गए, स्टेबल हो गए। कार्बन की तरफ देखिए, क्या कार्बन स्टेबल हो गया, यस, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए। इस कार्बन ने हाइड्रोजन से बोला, हाइड्रोजन ने पहले कार्बन को बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू मेरी हेल्प कर दे, जब तेरा टाइम आएगा मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। एक हाइड्रोजन ने करा, दूसरे ने भी सेम कंसेप्ट लगाया कि एक बार तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दे, जब तेरा टाइम आएगा मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगा। ऐसे ही चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। बारी आई कार्बन की, कार्बन ने बोला चारों हाइड्रोजन को, मैंने तुम चारों की हेल्प करी है, अब तुम चारों मिलके मेरी हेल्प करो और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को पूरा किया जाए। इसीलिए कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, स्टेबल हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना शेयरिंग के थ्रू, इस बॉन्ड को जो बना है ये किस वजह से डेवलप हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग जो हो रही है ये किसके बीच में हो रही है, दोनों के बीच में हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये कहलाता है जी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयोनिक बॉन्ड से अलग हैं। ठीक है, तो कहीं से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार जस्ट रीड डाउन कर लेना, मैं और टाइम इस पे नहीं लगाना चाहती, बहुत आसान है। नेक्स्ट बॉन्ड पे आइए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। देखिए इसका एरो होता है स्ट्रेट लाइन में कर्व, स्ट्रेट कर्व। आयोनिक बॉन्ड का होता था कर्व्ड एरो, इसका होता है स्ट्रेट एरो। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप और हम इकट्ठे बैठे कोई काम कर रहे हैं, मेरे हाथ में रेड पेन है जैसे अभी है, और आप में से मुझे किसी बच्चे ने कहा कि मैडम एक बार के लिए अपना रेड पेन दिखाना। मैंने कहा ये लो देख लो। तो आपने कहा मैडम मतलब 1 मिनट के लिए देना। मैंने कहा ये लो दे दिया मैंने आपको 1 मिनट के लिए। बट क्या कहा, 1 मिनट के लिए देना, इसका मतलब आप मुझे वापस दोगे। मैंने अपना काम कोई होल्ड कर लो, मान लो मैं कोई पेपर चेक कर रही हूँ बैठ के, पेपर चेक करते करते किसी ने मुझसे रेड पेन मांग लिया, मैंने 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए उसको दे दिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ वो रेड पेन मुझे वापस मिलेगा और मैं अपने वर्क को कंटिन्यू करूँगी। जिस बंदे ने मुझसे वो रेड पेन आपने लिया था, आपने भी अपना काम पूरा किया, आपने भी अपना कोई काम कर थे, वो उसके लिए आपने रेड पेन मांगा था, आपने वो काम पूरा कर लिया और मुझे क्या कर दिया, बाइज्जत वापस दे दिया। तो ये जो रेड पेन है ये किसका कहलाएगा? ये रेड पेन था तो मेरा ही, पर इस रेड पेन ने आपका भी काम किया, कोऑर्डिनेट बन गया अपने बीच में। डेटिव, मैंने दिया तो सही बट इंस्टेंट वापस भी ले लिया। कोऑर्डिनेशन बन गया, बट इस रेड पेन ने कहीं ना कहीं आपका भी तो भला किया ही है, आपका भी तो वो काम किया ही है ना। तो आप भी कहोगे कि मेरा भी काम इसने किया है, बट है किसका, हक किसका है इस पे, मेरा ही है। सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दिए जरूर जाते हैं बट परमानेंटली नहीं दिए जाते, त्याग नहीं कर देता कोई भी एलिमेंट। जैसे आयोनिक बॉन्ड के अंदर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया था, उसके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, जबकि इसके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है ये टेम्परेरी होता है, टेम्पोरेरी इफेक्ट। तो आपसे किसी भी एमसीक्यू के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है टेम्पोरेरी इफेक्ट कौन सा है और परमानेंट इफेक्ट कौन सा है। ध्यान रखना, जो आयोनिक बॉन्ड है वो परमानेंट इफेक्ट कहलाता है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कैसा इफेक्ट कहलाता है, टेम्पोरेरी इफेक्ट। अब यहाँ से देखिए, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है BF3, दूसरी तरफ हमारे पास कंपाउंड है Al या AlCl3 नहीं देखते, हम देख लेते हैं NH3। ठीक है, अब जरा इन दोनों कंपाउंड को देखिए। ये जो NH3 है
नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे 7 2 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। अब यहाँ पे जरा देखिए, हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बट ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी खाली है, कोई काम नहीं कर रहे। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू डू है, मतलब कोई भी काम करने के लिए फ्री है। जबकि BF3 में देखिए, BF3 में बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 3 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए जरा, फ्लोरीन हो गया स्टेबल, फ्लोरीन हो गया स्टेबल, फ्लोरीन हो गया स्टेबल। क्या बोरोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? नहीं हुए। कितने इलेक्ट्रॉन को मिले हैं बोरोन को? 6 इलेक्ट्रॉन। कमी कितने की है? 2 और इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोरोन ने, BF3 के बोरोन ने नाइट्रोजन को कहा, अमोनिया के नाइट्रोजन को, एक बार मुझे जो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं ना, ये कहेगा फालतू नहीं है, इस पर नज़र मत डालो, फालतू नहीं है, कहेगा फ्री तो पड़े हैं, एक बार के लिए मुझे दिखा दो, बाकी मैं तुमसे परमानेंट नहीं मांग रहा। ये कहेगा चल कोई बात नहीं, तेरी हेल्प होती है तो एक बार देख ले, बाकी है तो ये मेरे ही, हक तो मेरा ही है इस पर, ठीक है। तो इसी के चलते नाइट्रोजन NH3 के, नाइट्रोजन के जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? BF3 के साथ। और इनके बीच में जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है BF3 नाइट्रोजन का NH3, ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, हैं तो नाइट्रोजन के ही, बट ये फ्री थे, इसलिए एक बार के लिए BF3 को दे दिए गए, क्योंकि इसका भी भला हो जाए। समझ आई मेरी बात? ये जो बॉन्ड, ये जो स्ट्रेट एरो से बॉन्ड शो किया जाता है, ये बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होता है जो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड परमानेंट होता है, ठीक है। तो यहीं से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड खत्म होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अब फटाफट से एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक बॉन्ड का ही टाइप आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देयर टाइप, और उसी के साथ क्लास को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। देखिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है जब हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। व्हेन हाइड्रोजन मेक्स अ बॉन्ड विद अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब हाइड्रोजन किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्पेशली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नेचर वाइज। HF, ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। ध्यान देना इस बात पे, इंटर और इंट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाफट से, अब 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जरा मुझे फटाफट से बता दीजिए इंटरमोलिक्यूलर कौन सा होता था और इंट्रामोलिक्यूलर कौन सा होता था। इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है और इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है, जल्दी से देखो भाई। इंटर और इंट्रा, सोचिए। इंटर, आपने स्कूल में कंपटीशन सुना होगा ना, कि जो स्कूल में कंपटीशन होता है वो कौन सा होता है? इंटरमोलिक्यूलर होता है या इंट्रामोलिक्यूलर होता है? इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा, याद करवा रही हूँ, इंट्रा। देखो, इंट्रा, परामर, परा, इंट्रा, ट्रा, परा मीन्स हट जाओ, दूसरे सारे, खुद के साथ, खुद के ही बीच में। HF,
HF। समझ आ रही है मेरी बात? ये जो बॉन्ड होते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब अपने ही जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये कहलाता है इंट्रामोलिक्यूलर। जबकि इंटरमोलिक्यूलर में क्या है, अपने ही अंदर लगे हुए हैं, स्कूल के अंदर, अपने ही स्कूल के अंदर दो टीम बनी हुई है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरनेशनल, मतलब इंटर मीन्स अपने ही अंदर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया आपके पास OH NO2, ये जो बॉन्ड बना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड बन रहा है N और H के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सीधी सी बात, आपने सरल भाषा में ये याद रखनी है, जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होती है वो इंट्रा होती है, जो एक ही मॉलिक्यूल के विद इन द पार्टिकल घूमती है, अपने ही अंदर पार्टिकल्स के बीच में होती है, वो इंटरमोलिक्यूलर होता है। जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स बट होते सेम हैं, एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, चौथा स्कूल, पांचवा स्कूल, वो हो गया आपका इंट्रामोलिक्यूलर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ अब मुझे ये बता दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है जी। एक मिनट के लिए थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर रही हूँ इसको, मैं उल्टा बोल गई थी। इंट्रा मैं कह रही थी ना, इंट्रा मीन्स परा हो जाओ, तो ये वाला है इंट्रा, मतलब बाकी कोई नहीं होगा, अंदर ही अंदर, अपने ही घर के अंदर अंदर वर्क हो रहा है। जबकि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। इंटर मीन्स इंटरनेशनल, अलग अलग, मतलब एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पहला हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अलग अलग स्टेट के अंदर हो रहा है। जबकि इंट्रामोलिक्यूलर कोई बाहर का नहीं है, घर के अंदर ही जंग छिड़ी हुई है। तो ध्यान रखना, ये इंट्रा बनता है और ये क्या बनता है, इंट्रा और इंटर के अंदर कंफ्यूज मत होना। इंट्रामोलिक्यूलर वो बनता है जिसके अंदर एक ही घर के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब एक हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, वो बनता है इंट्रा। जब इंटर होता है, इंटर के अंदर मतलब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मतलब व्हाटएवर, अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनाया जाता है, वो कहलाता है इंटरमोलिक्यूलर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ यहाँ की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए आपको कैसी लग रही है क्लास। एनडीए की सीरीज़ को कैसे कंटिन्यू रखें, ऐसे ही पढ़ाते रहें या छोड़ दें या क्या करें, तो हो सकता है आने वाली क्लास जल्दी दे पाऊँ आपको। तो ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।